हेलो डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान आप लोगों के समक्ष आज मजबूरी कहानी के संदर्भ में अपने विचार को मैं प्रस्तुत करूंगा। ध्यान देने की बात है, काशी हिंदी संस्थान आप लोगों को समय समय पर कहानी या उपन्यास या जो भी आईएससी और सीबीएसई के जो पाठ्यक्रम में जो भी चैप्टर्स हैं उसको मैं समय समय पर देता रहूँगा। इधर मैं लंबे अंतराल तक आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाया, अपने विचारों को दे नहीं पाया। इसके लिए मुझे बहुत खेद है काफ़ी, क्योंकि इस कोरोना महामारी से मैं भी कहीं न कहीं प्रभावित था और इसलिए बहुत कुछ जो आप लोगों को देना चाहिए था उस समय में 2-3 महीने लगभग वह सेवा नहीं दे पाया मैंने। लेकिन आज फिर मैंने आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ध्यान देने की बात है, आज मजबूरी कहानी जो कि मन्नू भंडारी की बहुत ही चर्चित कहानी है, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, आज इस पर पूरा मैं मंतव्य प्रस्तुत करूँगा। ध्यान देने की बात है, मजबूरी कहानी आज की जो वर्तमान यथार्थ व्यवस्था है उसको कहीं न कहीं उजागर करती है कि आजकल लड़के पढ़ लिख करके सब शहर की ओर जाते हैं, गांव में वही माता पिता दादा दादी बूढ़े लोग रह जाते हैं। तो कहीं न कहीं 2 पीढ़ियों के बीच जो जनरेशन गैप कह लें उसको हम, चाहे उनकी मजबूरियां कह लें, उन मजबूरियों को दिखाने का प्रयास किया गया है। माता पिता सोचते हैं कि लड़के जो हैं शहर में गए, भूल गए, 3-3 साल के बाद 4 साल के बाद गांव में वापस लौटते हैं और वहीं पर वह जीवन यापन करते हैं, बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। आज जो बच्चों की व्यवस्था है, जब शहर में जो सर्विस करते हैं उनकी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि बच्चों को अगर नहीं पढ़ाएंगे नहीं लिखाएंगे, अब वो पहले का समय, दूसरी बात है कि लोग सरकारी स्कूल में पढ़कर गाँव में रह कर के कुछ पढ़ लिए लिख लिए, उस समय व्यवस्था वैसी थी। लेकिन आजकल की व्यवस्था अलग है, यानी शहरी व्यवस्था में लोगों को जाना ही होगा और उस शिक्षा दीक्षा में ढलना पड़ेगा, तब अच्छे सर्विस या अच्छी व्यवस्था में वो अपने आप को इस कंपटीशन में वो रख पाएगा, अन्यथा कंपटीशन से पीछे छूट जाएगा। तो इसे अगर आगे बढ़ना है तो इस कंपटीशन में रहना है तो वह शहरी व्यवस्था, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को भी ग्रहण करना होगा। आगे ध्यान दो, यह प्रस्तुत कहानी मजबूरी में दादी अम्मा के एकाकीपन था उनके बेटे बहू की व्यवस्था का वर्णन है। परिस्थितिवश वे अम्मा के एकाकीपन को दूर नहीं कर पाते हैं। ध्यान दें, इस कहानी में मुख्य नायिका दादी अम्मा है, जिसका बेटा रामेश्वर अपनी पत्नी रमा के साथ और बाद में जो उसका पुत्र पैदा होता है बेटू और पप्पू के साथ बम्बई में रहते हैं। उसी पर केंद्रित पूरी कहानी है। कहीं न कहीं वे 3 वर्ष बाद दादी अम्मा के पास गांव में आ रहे हैं। उनके आने की खुशी में दादी इतनी उत्साहित हैं कि अपना गठिया का दर्द भूल गई हैं, आंगन की लिपाई कर रही हैं, साथ ही साथ वह लोरी गीत भी गा रही हैं। वह लोरी गीत भी जो बहुचर्चित काफ़ी गीत है उस गीत को गाती हैं। ध्यान दें, माता या दादी बच्चों को सुलाने के लिए, खिलाने के लिए बड़ी प्यार की गीत गाती हैं। आप लोग जानते हो कि हमारे एक प्रकार संस्कृति में, यानी आज से नहीं प्राचीन काल से दादी दादा या परिवार की माँ और भी लोग जो हैं वे सभी बड़ी प्यार से गीत गाती हैं, लोरी गीत गाती है। तो वह भी लोरी गीत उस अपने पोते बेटू को लेकर गीत गा रही है। बेटू को खिलावे जो एक घड़ी, उसे पिनाऊं मैं सोने की घड़ी, बेटू खिलावे जो एक पहर, उसे दिलाऊं मैं सोने की मुहर। यानी ये तमाम चीज़ें लोरी गीत में सम्मिलित करती है। और इस बात पर ध्यान देने की बात है, अम्मा को जब लोरी गीत गाते हुए जब उनकी जो नौकरानी है
वह नौकरानी नर्मदा जब सुनती थोड़ी सी हैरान हो जाती है, बोलती अम्मा बड़ा पुलकित स्वर में, ये क्या कर रही हो? तो बताती है, अरे जानती हो मेरे बेटू और रामेश्वर और मेरी बहू सब आ रहे हैं। अम्मा अपने काम में लगी हुई थी। किसी प्रकार से काम समाप्त हुआ। नर्मदा ने सहारा देकर उन्हें उठाया और उस बीच में, यानी ध्यान देने की बात है, लंबी बीमारी थी, उनके गठिया का दर्द था, उसका परवाह किए बिना भी वह अपने मिट्टी की सनाई पुताई कर रही थी। क्योंकि एक बात होती है बच्चों, पारिवारिक मोह माया ऐसा होता है, दादा दादी जो हैं उस बच्चों के नाती पोते अपने उसके प्रेम में अपने दर्द वगैरह भी भूल जाते हैं। उस दर्द को भी दिखाया गया है यहाँ पर। वो भी जानती हैं कि लड़के की हमारी मजबूरी है, वो शहर में है, बहू की मजबूरी है कि शहर में है। भाई कमाना है, कमाने के लिए लोग शहर में तो जाना ही पड़ेगा, उसके बिना चलने वाला नहीं है। और एक बात, अब बहुत लंबे के समय काल के बाद में 3 साल के बाद में लगभग वे सब गांव आ रहे हैं। नर्मदा को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती। नर्मदा कहती है कि अरे भाई, वह तो अगर इतना प्यार करते 3 साल के बाद में वह जो है तुमको देखने के लिए आ रहा है। लेकिन दादी अम्मा धन्य थीं, अपने बेटे के खिलाफ़ में एक शब्द सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ध्यान दो। और उधर जैसे काम समाप्त होता है, दादी अम्मा अपनी नौकरानी नर्मदा को कहती हैं, ध्यान देना कि वहाँ पर जब तुम लौटोगी तो दूध वगैरह के लिए ग्वालनी से कह दोगी, अहिरिन से कह दोगी, थोड़ा दूध वगैरह की व्यवस्था हो जाएगा, क्योंकि मेरा बेटू आ रहा है। और इधर दादी अम्मा पूरी तैयारी करती हैं। ठंडक का मौसम है, बेटे को बहू को यानी ठंडक में स्नान करने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए कड़कती सर्दी में ठुठुरते ठुठुरते अम्मा ने बेटे बहू को गर्म पानी यानी कर डालती हैं और सारे काम काज को निपटा लेती हैं और उसकी तैयारी में जुट जाती हैं। और संजोग बस उसी समय यानी रामेश्वर और उनकी जो पत्नी है वह रमा, वह सब आ जाते हैं। बेटू भी आता है और उस बेटू को गोद में लेकर चिपका लेती हैं दादी अम्मा, लेकिन बच्चा रोने लगता है। अम्मा ने उसे रमा की गोद में देकर कहा, अभी पहचानता नहीं है। चाय पानी के बाद अम्मा ने बहू से कहा कि उसने खबर नहीं दी कि उसके दूसरा बच्चा होने वाला है। रमा ने जब साहस करके बेटू को अम्मा के पास छोड़ने की बात कही तो पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ, फिर भाव विह्वल हो रोने लगी। रामेश्वर के जाने के बाद वह कितनी अकेली हो गई थी। अब सूने घर में बच्चा रहेगा तो जन्म सफल हो जाएगा, क्योंकि दादी अम्मा को अब उसे यह एहसास होता है कि यानी कम से कम बेटू उसके साथ में रहेगा। ये कारण क्या था बच्चों? कारण यह था कि रमा यानी उसको दूसरा संतान पैदा होने वाला है, तो वह सोच रही थी कि मैं कैसे संभाल पाऊंगी, इसलिए बेटू को भी घर पर छोड़ने के पीछे रमा का कहीं न कहीं आंशिक स्वार्थ है और वह घर पर छोड़ने का निर्णय कर लेती है। रामेश्वर और रमा को अपनी माँ की सुख सुविधा का बहुत ध्यान था। दोनों माँ को दुखी नहीं देखना चाहते थे। जब माँ के कपड़ों को देखा तो उन्होंने गर्म कपड़े बनवाने का आग्रह किया, पर माँ को तो बेटू के सिवाय कुछ नहीं सूझ रहा था। वह उनसे कहती है कि बेटू मेरे पास रहेगा, अब यह बात पक्की हो गई, टाल मत जाना। इधर ध्यान दें, अम्मा का सारा समय बेटू को देखभाल में बीतने लगा। बेटू के कारण उसमें नया उत्साह आ गया था। घुटने के दर्द तो मानो छूमंतर हो गए थे, क्योंकि बेटू में वो इतनी पागल हो गई थी। और बेटू कैसे रहेगा, शीशी में दूध पिलाना और
टाइम देखना, ये सब चीज़ें, यानी टाइम घड़ी देखना भी सीख गई वो। कितनी, यानी पोते के प्रति कहा जाता है ना कि पुत्र से भी अधिक प्यारा पौत्र होता है। ये बातें मानी जाती हैं, पुत्र से भी अधिक प्यारा पौत्र होता है। यानी जो ग्रैंड सन होते हैं वह कहीं अपने बच्चों से भी अधिक प्यारा हर दादी दादा के लिए हो जाते हैं। और इधर रमा रामेश्वर अब फिर बॉम्बे चले गए। 2 साल बाद रमा आई, यानी रामेश्वर और रमा 2-3 साल बाद आते हैं। पप्पू को लेकर आए। दूसरा जो संतान है वह पप्पू, मतलब कि उसका दूसरा संतान वहाँ पैदा हुआ, वह भी आया हुआ है। पप्पू को अब इस बार, यानी ध्यान दो, 2 ही 3 साल का पप्पू है, लेकिन अंग्रेजी छोटी छोटी कविताएँ बड़े अच्छे तरीके से बोल लेता है, अदब के साथ बोलता है। और रमा बेटू को साथ ले जाना चाहती थी, ध्यान दो। अब इसके बाद इधर जब रमा आई तो देखती क्या है कि बेटू जो है वो पल्लू पकड़ कर के दादी का घूमता है, लेकिन उसमें विशेष रूप से वो ज़िद्दी हो गया है। अम्मा के हाथ से खाता है, अंगूठे पकड़ के सोता है, पल्लू पकड़ कर घूमता है, गली गंदे बच्चों के साथ रहता है, हर फेरी वाले से जिद कर कुछ न कुछ खरीदता है। इस तरीके से बेटू को देखकर उसका माथा ठनक गया। किसका? यानी माथा किसका ठनक गया? ध्यान दें, यहाँ पर रमा देवी जो हैं, यानी जो रामेश्वर की जो पत्नी हैं, उनका माथा ठनक गया कि एक तरफ हमारा बेटू जो बहुत छोटा है उसको अंग्रेज़ी कुछ कविताएं याद हो गईं, और एक तरफ हमारा जो बेटू है यानी पप्पू को कविताएं याद हो गईं, और बेटू जो है वो अभी तक वह ज़िद्दी और गांव के जैसे गंदे बच्चों के साथ खेलता है, काफ़ी अंतर है। इस तरह से निर्णय लेती है वह कि अब उसको शहर ले जाएगी। इस तरह से उसमें ध्यान दें, रमा यह तैयार हो जाती है कि बेटू को अपने साथ ले जाना है, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन पप्पू बहुत छोटा था, पहली बार वो ले नहीं जा सकी। सोची कि फिर कैसे संभालेगी। अब उसके बाद 2 साल के लिए और छोड़ देती है, और 2 साल के बाद जब छोड़ दी तो पप्पू में कुछ परिवर्तन आया। तो पप्पू तो भाई जो शहर में रहता है बॉम्बे में, उसमें कविताएं याद हो गई हैं, अच्छे तरीके से वो बोल रहा है। लेकिन यह बेटू को जैसे छोड़ गई थी वैसे ही बेटू है, और अम्मा नहीं चाहती हैं कि वह बॉम्बे जाए, और वह भी नहीं चाहती है कि मैं अम्मा को दुख दूं। लेकिन चूंकि रामेश्वर और रमा के सामने एक बेटू के भविष्य को लेकर के चिंताएं बढ़ी हुई हैं, ध्यान दें। इधर आखिरकार रमा बेटू को ले जाने का निर्णय अम्मा को सुनाती है। वह बहलाकर उसे अपनी माँ के यहाँ ले जाती है। दादी अम्मा फिर अकेली रह जाती हैं। पड़ोस की औरतें उससे बेटू के बारे में पूछती हैं। वह उनसे कहती है अब उसकी उम्र बच्चे पालने की नहीं है। अपने दर्द को अपने अंदर छिपा लेती है। जब दवाखाने का नौकर जो रमा और बेटू के साथ गया था वापस आकर कहता है कि वहाँ बेटू को बुखार आ गया है, तो दादी अम्मा उसे वहाँ से ले आती हैं। 1 साल इसी प्रकार बीता। रमा बम्बई से आई और बेटू का वही रवैया देखा, तो अब की बार वह बेटू को अपने साथ सीधे बम्बई ले गई। दादी अम्मा ने शिबू को रमा के साथ भेजा। यदि बेटू नहीं रहा तो शिबू उसे वापस ले आएगा। पर 7 दिन बाद जब शिबू वापस आया तो उसके साथ बेटू नहीं था। अम्मा ने बेटू की कुशल पूछी तथा कांपते हाथों से शिबू को दवा ₹1.25 का
प्रसाद लाने को कहा, क्योंकि अब बेटू बम्बई में जम गया था। उनकी चिंता दूर हुई, पर बेटू के विदाई के कारण उनकी आंखों में आंसू थे, पर लोगों को दिखाने के लिए अपने मन के भाव छिपाकर मुस्कुरा रही थी। वह यह मान्यता भी थी उसकी कि अगर बेटू वहाँ रह जाएगा तो वह ₹1.25 की मिठाई चढ़ाएगी, और शिबू को ₹1.25 देती है मिठाई के प्रसाद लाने के लिए। और इस तरीके से बेटू बम्बई में रह जाता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए यह पूरी कहानी यहीं पर समाप्त होती है कि किस प्रकार से आजकल दादा दादी की अपनी मजबूरियां हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपने नाती पोतों के साथ खेलूं रहूं, लेकिन उनके जो लड़के होते हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर वो शहर में शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, जिसके लिए यानी वह चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। इसके लिए उनके सामने भी मजबूरी है। इसलिए आज हर जनरेशन के सामने कहीं न कहीं कुछ मजबूरियां हैं, जिसके कारण समाज में इस प्रकार की परिस्थितियां बन जाती हैं। अब मैं मजबूरी कहानी के उद्देश्य की चर्चा प्रस्तुत करूंगा। ध्यान देने की बात है, हिंदी कहानीकार मन्नू भंडारी जी की एक प्रसिद्ध कहानी मजबूरी, जो कि एक सामाजिक कहानी है। इसमें आजकल के माता पिता या हमें कह लें कि दो पीढ़ियों के बीच जो व्यापक वैचारिक जो मतभेद है, या जो पीढ़ियों के बीच में जो अंतराल है, उसको कहीं न कहीं मूल्यांकित किया है। यानी आज की यथार्थ सामाजिक व्यवस्था को ये कहानी मूल्यांकित करने में काफ़ी सफल है। ध्यान दें, आजकल दो पीढ़ियों के बीच जनरेशन गैप बहुत बढ़ गया है, एक दूसरे को समझ तक नहीं पाते हैं। इस कहानी में बच्चे के अध्ययन की समस्या को लेकर रमा परेशान होती है, जिससे अंत में उसे यह निर्णय लेना पड़ता है कि बेटू को अपने साथ ले जाने में ही उसकी भलाई है। रमा के दोनों बच्चों को संभालने की समस्या, अम्मा का बेटू के प्रति दुलार और अंत में अम्मा की मानसिक स्थिति को समझ नहीं पाता, ये सारी समस्याएं समाज की मूलभूत समस्याएं हैं। यहाँ अम्मा और रमा के माध्यम से इन सभी समस्याओं को पाठक के समक्ष प्रस्तुत करना ही कहानीकार का मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है। कहानी में अलग अलग स्तरों और चरणों में चरित्रों की मजबूरियां पाठक के समक्ष उपस्थित हो जाती हैं। रामेश्वर का नौकरी के कारण मां से न मिल पाना उसकी मजबूरी है। उसी प्रकार रमा भी दो बच्चों को संभाल पाने में स्वयं को असमर्थ पाती है, इसलिए उसका बेटू को अम्मा के पास छोड़ना मजबूरी है। इस प्रकार कहानी का प्रत्येक पात्र किसी न किसी व्यवस्था या मजबूरी के शिकार हैं कहीं न कहीं। इस कहानी के माध्यम से व्यवस्था की इस पर पारिवारिक गाथा को पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करना ही कहानीकार का मुख्य लक्ष्य है। इस कहानी में सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक समस्याओं का हृदय स्पर्शी चित्रण मिलता है। कहानीकार ने अम्मा तथा रमा के रूप में नारी जीवन एक चित्र प्रस्तुत, नारी जीवन के स्वरूप को कहीं न कहीं चित्रात्मक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में मजबूरी एक मूलभूत प्रश्न बनकर समाज तथा समाज के व्यवहार पर आघात करती है। समाज की इन समस्याओं को दिखाना लोक मंगल का कार्य है, जो समाज के हित में जुड़ा हुआ है। इसके द्वारा समाज को यह संदेश जाता है कि हमें अपनी संवेदनाओं तथा सहानुभूति पर काबू रखना चाहिए। इस कहानी में कहानीकार का उद्देश्य सिर्फ आनंद प्रदान करना ही नहीं, बल्कि सामाजिक हित के लिए जागरूकता का संदेश भी देना है, और यह भी बताना है समाज के लिए कि दो जनरेशन के बीच, दो पीढ़ियों के बीच में जो वैचारिक मतभेद हैं, उन्हें हमें सामंजस्यपूर्वक जीने का प्रयास करना चाहिए। ये कहानी लगभग घर घर की है। आप अभी भी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या तमाम अगर हम गांव में जाते हैं तो गांव में आज भी ये दृश्य देखते हैं कि केवल बूढ़े और बूढ़ी, दादा और दादी केवल मकान में वहाँ पर वह विराजमान रहते हैं।
बाकी परिवार के लोग शहर में कहीं जीवन यापन करते हैं। यानी आज यह परिदृश्य आज भी एक सामाजिक तस्वीर के रूप में हम एक गाँव की समस्या के रूप में देखते हैं। तो मानो ये कहानी भले किताबों में हमने अध्ययन किया, लेकिन ये कहानी आज भी ग्रामीण धरातल पर जगह जगह हम देखने को पाते हैं। धन्यवाद।